Hello students, good morning. Today we will read the outbreak of revolution in France. And इसका आउटब्रेक का जो समय है वो क्या माना जाता है? 5 मई 1789। अभी आप उसको सर्च करते हो कि when फ्रेंच रिवोल्यूशन हैपेंड या ऑकर, तो आपको आंसर क्या मिलेगा? 5 मई 1789। ओके, देखिए जो फ्रांस का राजा हुआ करता था वो बहुत पहले से वो खुद अकेले डिसीजन नहीं लिया करता था। उसको जब भी कोई डिसीजन लेना होता था तो वो जो उसकी स्टेट्स थी, 3 स्टेट्स में बटा हुआ था, तो स्टेट्स के जो भी इन्फ्लुएंशियल लोग थे, जो प्रभावशाली लोग थे, वर्ग था, उसकी वो मीटिंग करता था और फिर डिसीजन लिया जाता था। तो इस मीटिंग का स्ट्रक्चर कैसा होता था? इस मीटिंग में सबसे आगे क्लर्जी और नोबेल्टी आमने सामने इनकी रो हुआ करती थी, ठीक है ना। इनकी रो आमने सामने हुआ करती थी, इधर नोबेल्टी बैठे हैं, इधर क्लर्जी, ठीक है ना। और जो थर्ड स्टेट हुआ करता था, थर्ड स्टेट इनके पीछे खड़ा रहता था, पीछे स्टैंडिंग पोजीशन हुआ करता था, खड़ा रहता था। और इस थर्ड स्टेट में जो रिच मर्चेंट होते थे, प्रोफेसर होते थे, लॉयर होते थे, जो भी प्रभावशाली लोग हैं थर्ड स्टेट में, वो इसमें शामिल होते थे। तो राजा ने 5 मई 1789 को ही मीटिंग बुलाया और उसमें सभी स्टेट्स के लोग शामिल हुए। और स्टेट्स में 600 मेंबर थर्ड स्टेट से गए हुए। थर्ड स्टेट से कितने मेंबर गए थे? 600, जो खड़े थे पीछे। तो यहाँ इसका नियम क्या था यहाँ पे कि हर स्टेट को एक एक वोट है। फर्स्ट स्टेट को 1 वोट, सेकेंड स्टेट को 1 वोट, थर्ड स्टेट को 1 वोट। तो जब ये दोनों किसी भी मुद्दे पर सहमत होंगे तो 2 इनका हो गया और 1 इनका, एक ही रह जाएगा। तो मेजोरिटी हमेशा इनकी रहती थी। कभी थर्ड स्टेट्स की कोई बात नहीं सुनी जाती थी। वो कहने के लिए बस वहाँ शामिल होते थे, लेकिन उनकी बात, उनकी डिमांड्स वो अपने पूरे नहीं करा सकते थे, क्योंकि वोटिंग उनके अगेंस्ट हो सकता था आसानी से, ठीक। क्योंकि ये फर्स्ट स्टेट और सेकेंड स्टेट वाले दोनों अगर एक तरफ, एक साइड आ जाएंगे तो थर्ड स्टेट से कोई वोटिंग, जबकि संख्या इनकी ज़्यादा है, 600 है। तो थर्ड स्टेट के मेंबर्स ने इस पॉलिसी का विरोध किया कि नहीं, अब 1 वोट नहीं होगा एक स्टेट्स का। अब जो भी मेंबर है, चाहे वो किसी भी स्टेट्स का हो, हर मेंबर का 1 वोट होना चाहिए। और वो तब जाके वोटिंग के आधार पे कोई भी डिसीजन फाइनलाइज करना चाहिए। ईच मेंबर्स मस्ट हैव 1 वोट। जिसका विरोध राजा ने किया, उसने नहीं माना। और ये जो सोच था थर्ड स्टेट्स का कि हर मेंबर का 1 वोट होना चाहिए, ये सोच किसके द्वारा दिया गया था? रॉसो द्वारा दिया गया था। रॉसो जो फिलोसफर आप प्रीवियस सेक्शन में पढ़े थे, रॉसो। तो इसने एक बुक लिखी है, उस बुक का नाम है द सोशल कंट्रैक्ट। इस सोशल कंट्रैक्ट में ही इसने एक डेमोक्रेटिक पॉलिसी के बारे में उसमें डिस्कशन किया। इसको लिखा इसने कि हर व्यक्ति को वोट का अधिकार होना चाहिए, और उसी आधार पे जो राजा द्वारा मीटिंग बुलाई जाती है उसमें डिसीजन होना चाहिए। एक और खास बात उस मीटिंग की क्या थी कि उसमें वुमेन्स अलाउड नहीं थी, महिलाएं उसमें शामिल नहीं हो सकती थी, चाहे वो किसी भी स्टेट से हो, फर्स्ट से हो, सेकेंड से हो या थर्ड से हो, महिलाएं शामिल नहीं होती थी। लेकिन महिलाओं की समस्याओं की लिस्टिंग की जाती थी, लिस्ट होती थी, उस पर डिस्कशन होता था, उसके समाधान के लिए विचार किया जाता था। तो जब राजा थर्ड स्टेट्स की बात नहीं माना कि हर मेंबर को अधिकार देना है, तो लोगों ने इसका विरोध किया और वो बाइकाट किया। उन्होंने उस मीटिंग का बाइकाट किया और
14 जुलाई, चलो नेशनल असेंबली 20 जून को फाइनली नेशनल असेंबली जो थर्ड स्टेट था, ये लोग जो है एक असेंबली बनाया, इन्होंने एक ग्रुप बनाया, एक संस्था बनाया जिसको नेशनल असेंबली के नाम से जाना जाता है। वो कब बनाया इन्होंने? 20 जून 1789 को। तो उससे पहले जब राजा ने इनकी बात नहीं मानी तो इन्होंने विरोध किया और इन्होंने ये ठाना कि हम जो है ड्राफ्ट बनाएंगे, कॉन्स्टिट्यूशन तैयार करेंगे, कॉन्स्टिट्यूशन का ड्राफ्ट बनाएंगे जिसमें राजा के पावर को चेक किया जाएगा, यानी उसको संविधान के हिसाब से ही काम करना होगा। इन्होंने ठाना और जब तक हम ये काम नहीं करेंगे तब तक हम डिस्पर्स नहीं होंगे, हम एक रहेंगे और बिखरेंगे नहीं। और फाइनली इन्होंने 20 जून 1789 को नेशनल असेंबली की घोषणा की। और ये नेशनल असेंबली जो लीड कर रहा था, जिसका नेतृत्व जो कर रहा था, लीडरशिप, उसमें 2 लोग प्रमुख थे, मीरा बागदेव और अब्बे सीएस। ठीक है, तो मीरा बाग जो था उसका जन्म रॉयल फैमिली में हुआ था। वो थर्ड स्टेट्स सोसाइटी का नहीं था, वो नोवेल्टी का था, सेकेंड स्टेट का था, लेकिन उसकी सोच इंसानियत से भरी हुई थी और वो थर्ड स्टेट्स की जो परेशानियां थी उसको समझ रहा था और इसलिए उसने इनका साथ लिया और उनके साथ खड़े होकर, थर्ड स्टेट के साथ खड़े होकर के मीरा बाग ने का नेतृत्व किया। इसका स्पीच काफ़ी प्रभावशाली रहा, जो लोगों को प्रभावित किया। और ये मैगजीन वगैरह भी, न्यूज़पेपर भी पब्लिश करती थी जिसमें अपने विचारों का प्रचार प्रसार किया करती थी। और सेकेंड जो व्यक्तित्व था, पर्सनैलिटी था इस नेशनल असेंबली को लीड करने वाला, अब्बे सीएस। ये ओरिजिनली वास्तविक रूप से क्या थे? प्रीस्ट थे, यानी एक क्लर्जी स्टेट के थे, यानी फर्स्ट स्टेट थे। ठीक है, ये प्रीस्ट थे और ये भी थर्ड स्टेट के सपोर्ट में आए। और इन दोनों ने, जो थर्ड स्टेट का लोग, ये लोग नहीं थे और इन्होंने ही नेतृत्व किया जिसका नेशनल असेंबली, आप कह सकते हैं थर्ड स्टेट। और थर्ड स्टेट ने महसूस भी किया कि हम लोग देश की आवाज़ हम हैं और इसलिए उन्होंने ये नेशनल असेंबली और कॉन्स्टिट्यूशन बनाने की सोचा था ना। और ये प्रीस्ट थे और इन्होंने एक किताब लिखा हुआ है, पम्पलेट लिखा हुआ है, छोटी बुकलेट है, कम पेज का, इन्फ्लुएंशियल पम्पलेट, यानी काफ़ी प्रभावशाली पम्पलेट है। उस पम्पलेट का क्या नाम है, हेडिंग उसका नाम क्या है? व्हाट इज थर्ड स्टेट? व्हाट इज थर्ड स्टेट? ये किसके द्वारा लिखा गया है? अब्बे सीएस द्वारा, जो वास्तविक रूप से पुजारी, प्रीस्ट थे, चर्च के फादर थे, पादरी थे। और इनका जो पम्पलेट में जो लिखा गया, जो भी इन्होंने तर्क दिया है, लिखा है, काफ़ी प्रभावशाली है। और इससे अब इन्होंने थर्ड असेंबली को, थर्ड स्टेट्स का नेतृत्व किया और वो बिजी हो गया। थर्ड स्टेट इसमें बिजी हो गया कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में, उसको ड्राफ्ट करने में, उसका रूपरेखा तैयार करने में। और इधर पूरे फ्रांस में, पेरिस में टर्मोल हो गया, यानी उथल पुथल की स्थिति हो गई, दंगे फसाद होने लगे, है ना, मतलब कानून व्यवस्था बिगड़ने लगी, लोग विरोध करने लगे। और साथ में जो सूखा आया और भी जो नेचुरल कैलेमिटीज आए, इसके वजह से जो फूड प्रोडक्शन था उसकी कमी हुई, जिससे ब्रेड का प्राइस बढ़ गया और भी जो खाने के लिए जो आइटम्स है उसका प्राइस बढ़ गया, जो प्रीवियस सेक्शन में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। इसको लेकर के लोगों में अब काफ़ी असंतुष्टि थी और लोग जो है बेकरीज के और जो किराने की दुकानें थी, इस पर घंटों लाइन लगा कर अपने सामान लिया करते थे। और ऐसी घटनाएं होने लगी कि महिलाएं और लोग जो है दुकानों पे अटैक करने लगे, सामान का लूटपाट करने लगे। और फिर ये भी र्यूमर फैला कि राजा जो है अपनी सेना के साथ पेरिस पर अटैक करने वाला है, वो 14 जुलाई के दिन। ठीक है, और इससे वहाँ की जनता और आक्रोशित हो गई और गुस्सा उनमें आ गया और फिर वो बेस्टाइल पर अटैक कर दिया, जहाँ पे एम्यूनेशन वगैरह रखा हुआ था और एम्यूनेशन को भी अपने कब्जे में ले लिया, हथियार को, और कई जो कमांडर थे राजा के उसको मारा भी गया। फाइनली ये सब जो विरोध को देखते हुए
राजा जो है ये जो कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट किया गया नेशनल असेंबली द्वारा, है ना, उसको एक्सेप्ट कर लिया। लुई 16 ने उसे एक्सेप्ट कर लिया और ये एक्सेप्ट किया कि ठीक है, मैं इस कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से ही काम करूंगा, यानी मेरा पावर जो है कौन चेक करेगा, ये संविधान चेक कर रहा है, यानी मेरी जो पावर है वो संविधान द्वारा नियंत्रित होगी, संविधान द्वारा कंट्रोल होगा। और 4 अगस्त 1789 को ही नेशनल असेंबली ने रेजोल्यूशन पास किया, जिसका मकसद था जो नोबेलिटी और क्लर्जी को जो भी सुविधाएं प्राप्त थी जमीन से रिलेटेड और टैक्स से रिलेटेड, जिसका मिसयूज करते थे, उन सारी सुविधाओं को हटा दिया गया, ठीक है ना। और इस तरह से फ्रांस जो है कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की में चेंज हो गया, यानी मोनार्की मतलब राजा का शासन तो अभी भी था, लेकिन राजा का पावर किसके द्वारा कंट्रोल किया गया, संविधान द्वारा कंट्रोल किया गया, संविधान के अनुसार ही राजा काम करेगा। इसलिए अब इसके बाद इतनी घटनाओं के बाद फ्रांस किसमें चेंज हो गया, मोनार्की से, एब्सोल्यूट मोनार्की से कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की में चेंज हो गया। और हमारा नेक्स्ट टॉपिक है फ्रांस बिकम कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। अब उसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। ओके, और ये जो बोर्ड पे लिखा हुआ है इसका नोट्स भी मैं हर वीडियो में लिख रहा हूँ, तो आपसे हर वीडियो में कहने की आवश्यकता नहीं है। मुझे उम्मीद है कि आप नोट्स बना रहे होंगे, साइंस का भी और सोशल स्टडी का भी। थैंक यू।